हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री का है। जैसा कि आपको पता है मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें लेक्चर 2 हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 3 है। उसमें मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ कि कार्बन के अपर रूप पढ़ा चुका हूँ, कार्बन में सहसंयोजक बंध वो भी पढ़ा चुका हूँ, आयनिक बंध भी पढ़ा चुका हूँ, कार्बन की उपस्थिति भी बता चुका हूँ और कार्बन के बारे में बहुत सी जानकारी दे चुका हूँ। आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या बताएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आगे का जो लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें हम सबसे पहले आपको क्या बताएंगे, सबसे पहले देखिए, अब मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, कार्बन के अपर रूप। तो आपको पता है किसी भी तत्व के अनेक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन जो है हीरा के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, फुलेरीन के रूप में भी पाया जाता है और कोयला के रूप में पाया जाता है। बहुत से रूपों में कार्बन जो है पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बन के अपर रूप। अब जो है आज क्या मैं बताने वाला हूँ, देखिए क्या हुआ कि वैज्ञानिक आए तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कार्बनिक पदार्थ को बांटा, अलग अलग प्रकार से बांटा और अलग अलग सी परिभाषाएं दी, तो सबसे पहले हम बताएंगे निकोलस लेमरी। सबसे पहले निकोलस लेमरी नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कार्बनिक पदार्थ को मतलब रासायनिक पदार्थों को बांटा। सबसे पहले रासायनिक पदार्थों को बांटा, तो निकोलस लेमरी द्वारा रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था निकोलस लेमरी। उन्होंने जो था वो क्या किया, उन्होंने पदार्थों को अपने अनुसार बांटा और ये कहा कि ये पदार्थ ये कहलाएंगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने बांटा खनिज पदार्थों को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि खनिज पदार्थ। अब यार खनिज पदार्थ क्या चीज़ होते हैं आपको पता है तो कमेंट सेशन में लिख दीजिए। अब देखिए खनिज पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, यानी कि खनिज का मतलब खानों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो खान वायु में हो, चाहे वो खान जल में हो और चाहे वो खान कहीं पर भी हो। तो जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ कौन से खनिजों से प्राप्त होते हैं, देखिए सोना जो है वो भी खान से प्राप्त होता है, चांदी है और क्या एल्यूमिनियम, आयरन, बहुत सी चीज़ें हैं ETC। तो वे पदार्थ जो खानों से प्राप्त होते हैं यानी कि खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं खनिज पदार्थ। ठीक, दूसरा वर्गीकरण उन्होंने क्या किया, दूसरा वर्गीकरण उन्होंने बताया वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान नहीं, वनस्पति पदार्थ। अब वनस्पति पदार्थ क्या थे, वे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वो वनस्पति पदार्थ। अब पेड़ पौधों से कौन से पदार्थ, जैसे कि चीनी है, गन्ने से प्राप्त होती है, गन्ना पेड़ पौधा है, ठीक, रबर है और बहुत सी पदार्थ हैं। तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा ही लिखेंगे, चीनी है, रबर है और भी जो पदार्थ हैं वो जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं वनस्पति पदार्थ ETC। ठीक है, तीसरा बताया जंतु पदार्थ का मतलब है वे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं जंतु पदार्थ। जैसे यूरिया जंतुओं के अंदर पाया जाता है, यूरिया जो है मूत्र के अंदर पाया जाता है, मनुष्य का जो मूत्र होता है उसके अंदर यूरिया पाया जाता है, तभी तो यूरिया को यूरिन बोलते हैं। यूरिन का मतलब मूत्र, तो मूत्र में यूरिया पाया जाता है यानी कि जो यूरिया है वो जंतुओं से प्राप्त होता है तो उसे कहेंगे जंतु पदार्थ। फिर जिलेटिन भी जंतुओं से प्राप्त होता है, जिलेटिन भी, और एल्यूमिनियम भी ETC।
बहुत से पदार्थ हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब निकोलस लेमरी द्वारा ये पदार्थ बताए गए कि रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण इतना है। अब क्या हुआ, अब वैज्ञानिक आने लगे, तो एक बार क्या हुआ कि फिर पदार्थों का वर्गीकरण स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, रासायनिक पदार्थों का पुनः वर्गीकरण। अब क्या हुआ, रासायनिक पदार्थों का दोबारा से वर्गीकरण हुआ। इनके बाद इन्होंने ये बता दिया कि जो रासायनिक पदार्थ हैं उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं, खनिज पदार्थ, वनस्पति विज्ञान और वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। इन्होंने तो बांट दिया। अब वैज्ञानिक आए तो वैज्ञानिकों ने इनकी बात को झुठला दिया और फिर जो है रासायनिक पदार्थों को एक बार दोबारा से वर्गीकरण किया गया। जब दोबारा से वर्गीकरण किया गया तो इनको 2 प्रकार से बताया, 2 प्रकार, और इन्हें कितने प्रकार, 3 प्रकार। अब जो 2 प्रकार बताए वो कौन से थे, नंबर फर्स्ट है कार्बनिक पदार्थ। ये सबसे पुरानी परिभाषा है जो कार्बनिक पदार्थ की है, जो अभी बताऊंगा मैं। कार्बनिक पदार्थ इंग्लिश में कह सकते हो ऑर्गेनिक सबस्टांस, ऑर्गेनिक सबस्टांस। अब क्या हुआ कि कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से थे। कार्बनिक पदार्थों को बताया गया कि वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। यानी कि हम लिख लेते हैं वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अब जैसे कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे यूरिया है वो भी सजीवों से प्राप्त होती है, ठीक है। यूरिया जंतुओं से होती है, जंतु तो सजीव है। यूरिया है, जिलेटिन है और चीनी है, रबर है। हालांकि चीनी वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होती है, लेकिन वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे वो भी तो सजीव हैं। तो हमने बताया कि वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो ये पदार्थ क्या है, सजीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनकी ये कौन सी परिभाषा है, ओल्ड परिभाषा है, ओल्ड डिफिनीशन। ये कैसी डिफिनीशन है, ओल्ड, पुरानी डिफिनीशन है। आगे नंबर 2 पे उन्होंने बांटा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या थे, वे पदार्थ जो सजीवों से नहीं निर्जीवों से प्राप्त होते थे। तो क्या बताया कि वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उनको बोला उन्होंने अकार्बनिक पदार्थ। तो लिख लेते हैं, वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, निर्जीवों यानी कि नॉन लिविंग से प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कहलाते अकार्बनिक पदार्थ को हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस। इंग्लिश में कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस। अब वे पदार्थ कौन से थे जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सोना है। सोना क्या सजीवों से प्राप्त होता है, खानों से प्राप्त होता है। खान कैसी है, खान तो निर्जीव होती है। चांदी है, खड़िया है, कोयला है, बहुत सी चीजें हैं जो निर्जीवों से प्राप्त होती हैं। उन पदार्थों को वैज्ञानिकों ने नाम दिया अकार्बनिक पदार्थ। क्या नाम दिया, अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर है।
क्लियर है? क्लियर है तो इसे लिख लीजिए। ठीक, आगे बताते हैं आगे क्या है, लिख लो इसे। आगे अब हम पढ़ेंगे बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। इस बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने तो अजीब सी बात कही। क्या कही? चलिए बताते हैं, फिर हम आपको आधुनिक परिभाषा बताते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। अब इन भाई साहब का क्या कहना था? इन भाई साहब ने एक अजीब सी बात कही कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कौन से कार्बनिक पदार्थ, वो केवल और केवल जो थे सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सजीवों के अंदर जो है एक शक्ति पाई जाती है जिसे कहते हैं जैव शक्ति। उसी आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, थ्योरी दी, जिसे बोलते हैं बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कहा कि कार्बनिक पदार्थों को केवल और केवल इस बात पर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि अभी हम बताएंगे, इन पदार्थों को केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि सजीवों के अंदर जैव शक्ति होती है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने ये कहा कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों को नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे कह सकते हो इनके अनुसार। यानी कि बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार इनका ये कहना था कि बर्जीलियस जो थे, उन्होंने ये बताया कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के लिए एक शक्ति होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं जैव शक्ति, और वो शक्ति जो है मनुष्य मतलब जीवों के अंदर है, सजीवों के अंदर है। तो इसलिए इन्होंने दिया जैव शक्ति सिद्धांत। देखते हैं क्या बोला था इन्होंने। कार्बनिक पदार्थों को केवल और कार्बनिक पदार्थों को केवल और केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोला? केवल और केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सजीवों के अंदर एक जैव शक्ति पाई जाती है, एक जैव शक्ति पाई जाती है। तो इनका यह कहना था कि कार्बनिक पदार्थों को केवल और केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सजीवों के अंदर जो है जैव शक्ति पाई जाती है। इससे क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। अच्छा, बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था, इस बात पर बहुत साल चला। अब बहुत साल चलने के बाद एक बंदा आया जो इन्हीं का चेला था। उसका नाम था होलर, फ्रेडरिक होलर। अब क्या कहते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए, यानी कि जो इनका चेला ही था इनको ही फेल कर गया। क्या उन्होंने क्या किया कि इस बर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका अंत कर दिया, उसको फेल कर दिया। तो हम हेडिंग लगाएंगे अब बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत
का अंत। अब जो था वो बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था, उसका अंत कैसे हुआ? तो उसका अंत जो था इन्हीं के चेला ने किया जिसका नाम था होलर, पूरा नाम फ्रेडरिक होलर। तो उसने क्या किया, नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रेडरिक होलर, फ्रेडरिक होलर। इस बंदे ने क्या किया कि प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड को लिया। किसे लिया? NH4SCNO, यह है अमोनियम साइनाइड का सूत्र। तो उसने क्या किया कि अमोनियम साइनाइड को गर्म किया। अमोनियम साइनाइड को जब उसने गर्म किया तो एक पदार्थ मिला जिससे NH2CONH2 बोलते हैं। और ये कहाँ पर किया उसने? ये सब किया प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला। और इसको जो अमोनियम साइनाइड है ये एक निर्जीव पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? निर्जीव पदार्थ। क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। तो उसने क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड को लिया जो कि निर्जीव पदार्थ है, और उसको गर्म किया तो ये बना। अब ये क्या चीज़ है? ये है यूरिया, ये है यूरिया। अभी तो मैंने बताया कि यूरिया तो है सजीवों से प्राप्त होती है, सजीवों से प्राप्त होती है ना, और मतलब अभी बताया था जंतुओं से प्राप्त होती है। मानवों के मूत्र, मनुष्यों के मूत्र में यूरिया पाई जाती है। तो क्या किया उसने, प्रयोगशाला में इसे गर्म किया और इसे बना दिया यूरिया को। और यूरिया कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। अब बर्जीलियस ने क्या कहा था कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, निर्जीवों से नहीं। और उनके ही चेला ने, होलर ने क्या किया कि निर्जीव अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया, यानी कि बर्जीलियस को फेल कर दिया। बर्जीलियस ने कहा था कि केवल और केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इसने क्या किया, निर्जीवों से वो बना दिया, यूरिया बना दिया, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों के अंदर पाया जाता है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि होलर ने प्रयोगशाला में निर्जीव पदार्थ अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया, जो कि यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, फिर अतः बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत फेल हो गया। इस बंदे ने क्या किया कि अपने गुरु की बैंड बजा दी। मतलब बर्जीलियस ने, जो कि इसका गुरु था, उसने ये कहा था कि कार्बनिक पदार्थों को केवल और केवल सजीवों से प्राप्त किया था, लेकिन इसने क्या किया कि इसने कहा कि मैं भी आपका चेला हूँ, आपने कहा ये, तो मैं भी कुछ अलग करके दिखाऊंगा। तो इसने भी अलग किया। फ्रेडरिक होलर ने क्या किया कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में निर्जीव पदार्थ लिया जिसका नाम अमोनिया साइनाइड था,
अमोनियम साइनाइड, और उसको गर्म किया। अब जैसे ही उसको गर्म किया तो बना दिया उसने यूरिया। यूरिया जो कि सजीवों से प्राप्त होता है और कार्बनिक पदार्थ है। तो इसने क्या किया कि निर्जीव से एक कार्बनिक पदार्थ बना दिया जो कि बर्जीलियस के खिलाफ था। बर्जीलियस ने कहा था केवल और केवल सजीव से, तो इसने निर्जीव से पदार्थ निर्जीव से बना दिया, तो इसका सिद्धांत फेल हो गया। यही मैंने लिखा है कि होलर ने प्रयोगशाला में निर्जीव पदार्थ अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया, जो कि यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, अतः बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत फेल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब याद करने वाली क्या बात है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगा, आगे चलते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। हाँ, एक पॉइंट याद रखना कि पेपर में आपसे अगर पूछ ले कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला बनने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो उसका नाम बता देना यूरिया। तो क्या याद करना है, प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ, सबसे पहले प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया बनाया गया था। यूरिया का निर्माण हुआ था, यूरिया का निर्माण हुआ था। अब प्रयोगशाला में जैसे ही इसने क्या किया कि यूरिया को बनाया, फिर तो जो था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों की झड़ी ऐसी लग गई। एथेन बनाया गया, मेथेन बनाया गया, ऐसे बहुत से पदार्थ बनाए गए जो कि निर्जीवों से बनते थे। तो इनकी तो वाट लग गई, फिर इनकी तो ऐसी तैसी हो गई, इनका सिद्धांत ये कतई से कतई फेल हो गया। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ बनने वाला कौन सा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया जो था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था, जो कि किसने बनाया था, फ्रेडरिक हॉलर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम आगे क्या बताएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्या बताएंगे, अब जो आधुनिक परिभाषा है, इतना निकल के आया जब फ्रेडरिक मतलब हॉलर ने इनको फेल कर दिया। इन्होंने कहा कि कार्बनिक पदार्थों को केवल और केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, इस बात को फेल कर दिया। तब वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा दी, उस परिभाषा को आज तक मान्य है, उसी परिभाषा को आज तक लिखा जाता है, बताया जाता है। तो क्या थी वो, लिख लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डिफिनीशन। देखिए, आप चाहे कार्बनिक यौगिक चाहे कहिए या कार्बनिक पदार्थ कहिए, बात एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा निकल के आई। उस आधुनिक परिभाषा में क्या था उस आधुनिक परिभाषा में उसने बताया, इसमें बताया गया कि कार्बनिक यौगिक वे पदार्थ हैं, कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या होना चाहिए, केवल मतलब कार्बनिक पदार्थों की जो मतलब कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा है वैज्ञानिकों ने दी, उसमें क्या था कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन सदैव उपस्थित हो उसे कहेंगे कार्बनिक यौगिक। किसे, जिस यौगिक में कार्बन मतलब C और हाइड्रोजन उपस्थित हों, हाइड्रोजन सदैव उपस्थित हो, उसे
कार्बनिक यौगिक कहेंगे, उसे कार्बनिक यौगिक कहते, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। C2H6 कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। C2H2 कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, हैं। C3H8 कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ETC। यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज उपस्थित हो, ऑलवेज प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे हम कार्बनिक यौगिक। इतनी बात क्लियर है। अच्छा चलिए मैं कुछ आपसे पूछ लेता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में क्या कहना है कि ये कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है, क्या कहोगे आप इसके बारे में? CO2 आप कहोगे कि सर इसमें कार्बन तो है, कार्बन है यानी कि ये कार्बनिक पदार्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ क्यों है? अभी तो हमने आधुनिक परिभाषा निकाली है कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज उपस्थित हो, अगर इन दोनों में से एक भी ना हो तो वो अकार्बनिक पदार्थ होगा, जो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। अब ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक, तो आप सीधा सा आंसर देना कि अकार्बनिक पदार्थ है। अब वो पूछे क्यों, तो आप सीधा सा बात कहना है कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज उपस्थित हो, हमेशा उपस्थित हो, वही केवल कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ना कि एक हो जिसमें, इसमें तो केवल कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो ये क्या है, इसमें क्या मतलब ये कौन सा पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, नमक अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन में से कोई एक ना हो वो अकार्बनिक पदार्थ, या दोनों ना हो। आगे बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि नंबर 2 पॉइंट में है कि क्या कहते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो उनका स्रोत कहाँ है, कहाँ से प्राप्त होते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो सबसे दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं अधिकतर, कार्बनिक पदार्थ अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। आप कहोगे कि ये तो वही बात है जो बर्जीलियस ने कही थी। नहीं, बर्जीलियस ने ये कहा था कि मतलब जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो केवल और केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं। हमने कहा है कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं, ना कि ये कहा कि केवल और केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या बताऊंगा। अब कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषाएं हो गई, अब हम कार्बनिक यौगिक की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो लगाएंगे हेडिंग कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, यानी कार्बनिक यौगिक की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट कार्बनिक यौगिक की विशेषताओं में क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे। कार्बनिक यौगिक में सबसे पहला पॉइंट है कि तत्व इनमें कौन कौन से पाए जाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक में सबसे पहली बात ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन व हाइड्रोजन तो सदैव उपस्थित रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन सदैव उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैं और भी ETC और भी लग सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन रहने चाहिए। जैसे कि आप देखें ये कैल्शियम OH, ये कार्बनिक पदार्थ है क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। नो सॉरी, ये कैल्शियम, तो ये क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ नहीं, ये अकार्बनिक पदार्थ है।
कार्बनिक पदार्थ हमने बताया कि जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, इसके अतिरिक्त ये भी अगर हो तो क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक। दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि स्रोत। कार्बनिक यौगिक जो हैं कहाँ से मिलते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिकों का स्रोत क्या है? तो कार्बनिक यौगिक सजीवों से प्राप्त होते हैं, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा सजीवों से प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट क्या बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो हैं, कार्बनिक यौगिक इनकी संख्या कितनी है? कार्बनिक यौगिकों की संख्या, तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है 20 लाख से अधिक है, 20 लाख से अधिक। सर इतने कार्बनिक यौगिक? हाँ, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कहते हैं श्रृंखलन, जिसे कहते हैं श्रृंखलन। उसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता रहता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, सर इनकी संरचना कैसी होती है? कार्बनिक यौगिकों की संरचना कैसी होती है? तो इनकी जो संरचना है बहुत ही जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल। अब इतनी जटिल भी नहीं होती कि आपकी समझ में ना आए, मैं समझा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, पांचवा, जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों को सजीवों से प्राप्त किया जाता है। कार्बन व हाइड्रोजन मतलब ये तत्व होते हैं इनमें जो उपस्थित होते हैं, और इनका स्रोत सजीव है। इनकी संख्या लगभग 20 लाख से अधिक है, और इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है? जटिल। आगे बात करेंगे इसकी समावयवता की। समावयवता, अब ये समावयवता आपको नाम नया नया सुना लग रहा होगा। समावयवता का मतलब होता है जिसमें जो है सूत्र तो सेम हो, समान अवयवता। देखो, समावयवता का मतलब होता है जिसमें समान अवयव हो, समान अवयव हो, जिसमें समान अवयव हो, उसे कहते हैं समावयवता। देखिए, इसका मतलब है कि सूत्र तो सेम होगा लेकिन संरचनाएं अलग होगी, तो ये क्या करते हैं? समावयवता दिखाते हैं, समावयवता दिखाते हैं। 5 पॉइंट हो गए। आगे छठा पॉइंट है कि कार्बनिक यौगिकों के अंदर बंध कौन सा पाया जाता है? कार्बनिक यौगिकों के अंदर ध्यान रखना कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अगला सातवीं विशेषता है इसकी कि इनका जो गलनांक व क्वथनांक है, गलनांक व क्वथनांक वो कैसा होता है? तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या है? बहुत ही कम होता है। अब ये कम क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो है सहसंयोजक वो पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। आठवां पॉइंट लास्ट रहेगा। आठवें पॉइंट में क्या है कि जो कार्बनिक यौगिकों की विलेयता होती है, विलेयता किसे कहते हैं? घुलनशीलता को, यानी कि कार्बनिक यौगिक जो हैं वो किस में घुलेंगे? अब ध्यान रखना कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे वो कार्बनिक पदार्थों में ही घुल सकते हैं, जैसे एल्कोहल, ईथर, इनमें ही घुल सकते हैं। क्या? कार्बनिक यौगिकों में विलेय, घुलना को हम विलेय कह सकते हैं, विलेय। जैसे एल्कोहल, ईथर, तो इसमें घुल सकते हैं। ठीक है। तो 8 पॉइंट हो गए। एक और लास्ट 9, जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया की गति होती है वो कैसी होती है? तो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया की गति वो कैसी होती है? बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो इतनी बात क्लियर है कि कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा क्या है? जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा उपस्थित हो उसे कहेंगे हम
कार्बनिक यौगिक। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें देखिए केवल कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। दैट इज कॉल्ड अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो। फिर जो कार्बनिक यौगिक हैं वो अधिकतर सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्जीलियस ने ये केवल कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक। फिर अगला पॉइंट, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं मैंने बताई कि इनमें जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें कौन कौन से तत्व रह सकते हैं। तो कार्बन व हाइड्रोजन सदैव उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रह सकते हैं, ठीक। फिर मैंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषता वो स्रोत क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये सजीवों में पाए जाते हैं। फिर इनकी संख्या 20 लाख से अधिक है, क्योंकि इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिससे कार्बनिक यौगिक बनते रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है संरचना। इनकी जो संरचनाएं हैं वो जटिल होती हैं। अगला पॉइंट समयावयवता। समयावयवता ये दिखाते हैं। फिर इसमें जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें बंध कौन सा पाया जाता है, सही संयोजक बंध, और इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, कम। और फिर इनकी विलेयता होती है, यानी कि कार्बनिक यौगिक किस में घुल जाएंगे, वो केवल कार्बनिक यौगिकों ही में घुलेंगे, जैसे एल्कोहल, ईथर। और फिर अभिक्रिया की गति कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। इतना बात क्लियर है? क्लियर है, तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।